फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जो है भारत के विदेश संबंध, उस क्रम में हमने पढ़ा चीन के साथ शांति और वार्ता का पूरा दौर। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के साथ शांति और वार्ता और युद्ध कैसे चला। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति आज हमारा टॉपिक है, इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अब बार बार पिछले जितनी भी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड जो रही हैं उनमें मैंने आपको बताया कि चूंकि पाकिस्तान का जन्म ही उससे हुआ था, कहीं ना कहीं वैमनस्यता से, और कहते हैं कि एक मन में शक शंका उसके चलते जो है ये विभाजन हुआ। और विभाजन की त्रासदी के बारे में भी हमने पढ़ा था, कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी क्रम में जब 1947 के बाद कुछ समय बाद स्थितियां जब सामान्य हुई, तो विभाजन के समय में जो महिलाएं अपहृत हुई थी, जिनको किडनैप कर लिया गया था, वो किसी भी मुल्क की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, सिखों की हो, तो इनकी वापसी को लेकर एक समझौता हुआ था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में। यहीं से रिश्तों की शुरुआत शुरू होती है। ये सदैव एक जैसे नहीं बने रहे, कभी नरम कभी गरम, हमेशा हमारे बीच बने रहे। तो सबसे पहला जो 1947 में अपहृत महिलाओं की वापसी पर सहमति बनी थी और हुआ था। तो इसमें क्या था, जो महिलाएं उस तरफ की थी वहां जाना चाहे वो जा सकती थी। बुलाया गया था, उनका नाम पता पूछ कर उनके देश भेजने की पूरी प्रक्रिया चली थी। तो इसी क्रम में अगला जो हम देखेंगे वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सब तो चल ही रहा था। उसके साथ साथ ही जो एक गहरा विवाद था सिंधु नदी जल को लेकर, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, क्योंकि नदियां कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बहती। क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही थे, तो हमारे यहाँ की सिंधु हो, चिनाब हो, झेलम हो, ये एक देश से दूसरे देश में, अब एक देश से दूसरा देश है, पहले तो एक ही देश था, तो बह रही थी। तो इनके सब चीजें बटी, तो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी विवाद रहा, काफी कुछ रहा। लेकिन इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से उनकी मध्यस्थता के द्वारा 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जाना जाता है। उस पर हस्ताक्षर हुए भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वहां से उनके जो सर्वो थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उनके जो शासन प्रमुख थे वो। ठीक है, और उसके बाद हम देखें कि क्या घटनाक्रम रहा। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का, वैसे तो करते ही रहता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन जो बड़े बड़े युद्ध हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो भारत पाकिस्तान का 1965 में जो युद्ध हुआ था, व्यापक पैमाने पर हुआ था, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री थे, और भारत ने गुजरात के कच्छ के रण में सैनिक हमला बोला अप्रैल में, और काफी व्यापक स्तर पर था। उसको लगा कि इस औचक उससे कहीं ना कहीं अन्य देशों की भी उसमें मिली भगत थी, जिसकी सह पर उन्होंने ये काम को अंजाम दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उसको लगा, पहले उसने अप्रैल में कच्छ के रण में किया, वहां पर भारतीय सेनाओं ने उसको जवाब दिया। उसके अलावा अगस्त सितंबर में उसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। पाकिस्तान को ऐसा अंदेशा था कि कश्मीर की जनता जो है वो पाकिस्तान का साथ देगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने ना तो समर्थन दिया ना साथ दिया। ठीक है, और इसी के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब से भारतीय सेनाओं से धावा बोला, और पंजाब के रास्ते होते 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 जो भारतीय सेनाएं हैं वो लाहौर तक पहुंच गई, और बहुत काफी बड़ी सीमा तक जो है भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान तक पहुंच गई, फिर वापस लौट आई। तो वहां पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान निश्चित रूप से अपमानजनक नुकसान उसका हुआ था, जो छवि है वो धूमिल हुई थी, लेकिन भारत का आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। और ये स्थिति आ गई थी कि जो रोटी पे खर्च होना था वो बम पे, गोलीबारी पे और बारूदों पे होने लगा था। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनके माध्यम से हम विकास की तरफ बढ़ रहे थे, उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ा था। इसीलिए हम देखें कि 61 से 66 तक जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बजट में सभी चीजों में अंतर रहा, और उसने अपने लक्ष्य को भी उतना प्राप्त नहीं किया। उसके अलावा 1966 से तो हमें फिर योजना अवकाश काल करना पड़ा था, 3 साल के लिए जो है कोई योजना नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय आर्थिक रूप से भारत काफी कठिनाइयों से जूझ रहा था। 1965 के युद्ध के बाद जो है फिर ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, और संयुक्त संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया था और दोनों के बीच समझौता हो गया। उसके बाद कहते हैं कि भारत
और पाकिस्तान के रिश्ते मधुर नहीं रहे। फिर एक खतरनाक वो हुआ, भारत को 1962 से लेके 1971 तक लगभग लगातार 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से और फिर 1971 में पाकिस्तान से। जो कहते हैं ना, युद्ध कोई आम बात नहीं होती, जन और धन दोनों की हानि होती है। तो भारत को भी लगातार 62 से 10 साल के भीतर 3 युद्ध जो राष्ट्र झेल ले, उसकी स्थिति क्या होगी ये हम सब जानते हैं। तो वही स्थिति भारत की भी हुई थी, आर्थिक रूप से बहुत तगड़ा झटका लगा था। हालांकि 62 के युद्ध चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान के साथ हमारी सेनाओं ने एक सम्मानपूर्व गौरवपूर्ण विजय हासिल की थी। तो 1971 में पूर्वी जो पाकिस्तान था उसमें ऐसी स्थितियां बन रही थी। पाकिस्तानी हम पढ़ चुके हैं पहले भी समकालीन विश्व राजनीति में कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की जो जनता थी, आवाम थी, उनमें काफ़ी गहरे मतभेद थे, अंतर थे। और सारा जो सिस्टम था, प्रशासनिक हो, मंत्रिमंडल हो, सब कुछ पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र थे वहीं से सारे मंत्री थे, सारे शासक थे। पूर्वी पाकिस्तान जो है अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा था। उनकी भाषा, संस्कृति दोनों अलग थी उनसे, क्योंकि बंगाली बोलते थे, बंगाल था वो। तो इस तरह से उन्होंने जो अपमान सहा था जनता ने, तो उसी को जो मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने अपनी आवामी लीग बनाई थी बाद में, उनके बीच में। और 1970 में जब पहले आम चुनाव हुए पाकिस्तान में, तो उन आम चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो की बजाय, उनकी पार्टी की बजाय आवामी लीग को पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़ा समर्थन मिला था और एक कुछ परिषद टाइप की गठन होनी थी जिस पर चर्चा होनी थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो है वो इसको सहन नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा हो कि पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हमारे पास शासन करें, क्योंकि उनको एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो इसी के चलते उन्होंने उस परिषद को, उस जो भी सभा उनका संगठन होना था, उसको मानने से इनकार कर दिया और फिर जनता ने विद्रोह कर दिया और वो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनता सड़कों पर आ गई। जो पूर्वी बंगाल की जनता थी वो सड़कों पर आई, आंदोलन किया, लेकिन उसको दबाया गया, कुचला गया। बहुत और ज़्यादा अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ हुआ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा। तो फिर लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया और लाखों की संख्या में भारत में शरणार्थी आने लगे थे, है ना, बंगाल में। तो ऐसे में भारत को हस्तक्षेप करना जरूरी था, क्योंकि वो हमसे शरण मांग रहे थे। तो भारत ने भौतिक, नैतिक, आर्थिक सभी प्रकार की मदद की। तो जो पाकिस्तान था उसने कहा कि भारत हमारे अंदरूनी मामले में जो है दखल कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, इसकी शिकायत भी की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन पाकिस्तान के जो भारत का कहना था कि भाई हमारे यहाँ शरण ले रहे हैं वो आकर, तो हमें मजबूरी है कि उनको शरण करना ही पड़ेगी, उनको शरण देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया भारत के ऊपर। उसने अपने वायुयानों से जो है हमारे कश्मीर में, पंजाब में, हमारे राजस्थान में वायुसेना से हमले किए। चूँकि भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था और भारत ने जो है अपने नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं के माध्यम से एक अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन किया हमारी सेनाओं ने। और जाकर जो है ढाका को, फिर भारतीय सेनाएं मोर्चे पर सामना करते करते पाकिस्तानी सेनाओं का सीधे जाकर पाकिस्तान में अंदर घुस गई और वहाँ स्थानीय जो जनता थी उसका समर्थन मिल रहा था, उनको बहुत स्वागत हो रहा था, समर्थन मिल रहा था उनको बड़े व्यापक स्तर पर। और इसी उसके चलते भारतीय सेनाएं उत्साहपूर्वक जो है ढाका तक पहुंच गई, ढाका को तीनों ओर से घेर लिया और पाकिस्तानी सेना ने कहते हैं जनरल न्याजी के उसमें 90,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया। तो ये बहुत ही सम्मानजनक हमारी जीत थी और बांग्लादेश जो है मुक्त हुआ, मुक्त करवाया भारतीय सेनाओं ने। इस मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश का साथ दिया था भारत ने। तो जब भारतीय सेना भारत लौटी तो सभी के लिए गर्व का विषय था कि बहुत सम्मानजनक स्थिति हमने की। इसी क्रम में चूंकि जब ये हो रहा था तो पाकिस्तान को जो सह दे रहा था वो था चीन, अमेरिका। इनका एक त्रिपक्षीय त्रिकोण बन गया था। चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बीच में जो है सुधारने की कोशिश की गई और जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो सलाहकार थे वो चुपके से जो है जाकर चीन गए
और उन्होंने जो है आपस में बातचीत की। तो अब तीनों का त्रिकोण था, भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण था। तो भारत ने ऐसे में सोवियत संघ के साथ वार्ता की और एक संधि समझौता किया, एक मैत्रीपूर्ण समझौता किया कि अगर आक्रमण होता है तो सोवियत संघ जो है भारत की मदद करेगा। ऐसी 20 वर्षीय संधि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत अब थोड़ा सा कहते हैं सुरक्षित महसूस कर रहा था और जवाबी कार्रवाई हुई। इसके साथ ही साथ जब ये हो गया तो ये दोनों युद्ध जो है कहते हैं कि आर्थिक कमर तो तोड़ी थी, तो हमारे जो नियोजित विकास चल रहा था उसको काफी धक्का लगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि ये तो हमारा ये होगा। एक और युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल का, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन वो युद्ध पूरी तरह से घोषित नहीं करेंगे कि ऐसे बड़ा था, छोटा ही था, क्योंकि वो कारगिल तक ही सीमित था। और मई जून में ये हमला किया था। वहाँ के कहते हैं मुजाहिदीन लोग थे, उनको पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने कारगिल के आसपास जो क्षेत्र थे वहाँ पर कुछ कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारी भारतीय सेनाओं को जैसे ही इसकी भनक लगी तो 1999 में ना कारगिल युद्ध था, युद्ध हुआ। और ये कब हुआ? मई जून में हुआ था हमला। मई जून में मतलब कब्जा कर लिया था उन लोगों ने, है ना, अवैध तरीके से, मई जून। और उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेनाओं ने खदेड़ दिया उनको, है ना। भारतीय सेनाओं ने खदेड़ दी, सेना, है ना, उनकी सेना खदेड़ दी। इस प्रकार से इसको विजय दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसा कहा गया इस युद्ध के रूप में कि भारतीय जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे उनको अंधेरे में रखा गया, उनको इस युद्ध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और इसी के चलते सेना ने इसके 1999 में जैसे ही पाकिस्तान की ये हार हुई उसके बाद तुरंत ही जनरल परवेज मुशर्रफ जो सैनिक शासक थे वहाँ पर, उसके पूरे सेना प्रमुख थे, उन्होंने कब्जा कर लिया पाकिस्तानी सत्ता के ऊपर और फिर बाद में चुनाव करवा के वो राष्ट्रपति बने। तो ये होता रहा है वहाँ। तो ये रहा। इसके अलावा जो एक और चीज़ थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 72 का, हाँ, जो 1971 का जो युद्ध था उसके एवज में 1972 को शिमला समझौता हुआ था, है ना, शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, ठीक है। अब अपना ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 के युद्ध के पश्चात, और 1971 के युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इसके साथ साथ हम अपने परमाणु कार्यक्रम की बात करेंगे। भारत का परमाणु कार्यक्रम, तो चूंकि नेहरू जी भी परमाणु शस्त्रों के हिमायती थे, हालांकि वो युद्ध के लिए नहीं चाहते थे, पर परमाणु कार्यक्रम के वो समर्थक थे, भारत का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। तो नेहरू जी के नेतृत्व में होमी जहांगीर बाबा जो थे उनके उसमें 1940 से कार्यक्रम शुरू हो गया था, ठीक है। उसके अलावा भारत को जब लगा कि सभी लोगों ने, जैसे 1966 में 1964 में जब चीन ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके बाद जो परमाणु एक जमात थी या बिरादरी थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, है ना, और सोवियत संघ और आपका ये चीन भी, इन सब ने कहा कि भाई परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करो। 1968 में जब ये आई तो भारत ने इसको भेदभावपूर्ण माना, कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और इसी क्रम में भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, है ना, यहाँ हुआ था। तो काफी हो हल्ला मचा, लोगों ने बहुत विरोध किया, अमेरिका खासकर, कई प्रतिबंध लगा दिए गए, बाद में हटा लिए गए थे। पर हमारी जो श्रीमती गांधी थी, उन्होंने एक अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए परमाणु परीक्षण किया और भारत अब परमाणु क्षमता संपन्न हो गया था। ये परमाणु परीक्षण शांति के लिए किया था, हमारे विकास के लिए किया गया था, है ना, हमने कभी युद्ध के लिए हथियार इकट्ठे नहीं किए। इसी क्रम में आगे चलता रहा। जब 1995 में एक और संधि आई कि भाई पूर्णतः मुक्त किया जाए, उससे कोई उसको वो नहीं करेगा। तो इसी क्रम में 1998 में जो है भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, है ना, भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और इसकी काफी निंदा हुई, काफी कुछ प्रतिबंध लगाए गए विश्व बरादरी की तरफ से, लेकिन बाद में वो हटा लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी जो है अपना परमाणु परीक्षण किया था।
तो ये भारत का पूरा परमाणु परीक्षण और कार्यक्रम था, ये शांति के लिए था, युद्ध के लिए नहीं था। और अब भारत जो है विश्व समुदाय को चेता दिया कि भारत भी अपने आप में एक सशक्त राष्ट्र है, परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र है। तो ये पूरा कार्यक्रम था। ये अध्याय आखिरी है इस वाले चैप्टर का। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर भी मिलेगा, उसको जरूर क्लिक करें, सबमिट करें। और जैसा कि रहता है फॉर्म भर के देंगे तो मुझे मिल जाएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं चेक करके आपके नंबर पर जरूर कोशिश करूंगी कि आपका रिजल्ट वहाँ पहुँचे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।